हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। वनस्पति जगत। इसमें विभिन्न प्रकार के पादपों के जो समूह हैं, उन पादपों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। जैसे हमने शैवालों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, और कल हमने खत्म किया है जिम्नोस्पर्म। आज हम 5वां जो वर्ग है, जिसके अंतर्गत पूर्ण विकसित पादपों को रखा जाता है, उसका नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पादप। ये जो पादप होते हैं, ये पादप पूर्ण विकसित होते हैं, यानी सबसे ज्यादा विकसित जो संवर्ग है वो एंजियोस्पर्म वर्ग ही होता है। साथ में देखिए, ये जो पादप होते हैं, इनके अंदर बीज बनते हैं, इसलिए इनको बीजीय पादप भी कहते हैं। और इन पादपों के अंदर जो बीज हैं वो फल भित्ति के द्वारा ढके हुए रहते हैं। अर्थात ये जो पादप हैं, ये इनके बीज अनावृत बीजी पादपों की तरह नहीं होते हैं, बल्कि ढके हुए रहते हैं, इसलिए इन पादपों को आवृत बीजी पादप कहा जाता है। ये जो है वो आवृत बीजी होते हैं, आवृत बीजी पादप। ठीक है, घिरे हुए हैं इसलिए आवृत बीजी पादप होते हैं। इन पादपों की विशेषता होती है कि इनके अंदर जनन संरचना के रूप में पुष्पों का निर्माण होता है, और उस पुष्प के अंदर पुंकेसर भी होते हैं, स्त्री केसर वाले भाग भी होते हैं। तो इन पादपों को कहा जाता है पुष्पीय पादप। तो ये पुष्पीय पादप होते हैं। तो एंजियोस्पर्म वर्ग ही पादपों को पुष्पीय पादप कहेंगे, इन्हीं को आवृत बीजी पादप कहते हैं। अब इन पादपों की क्या विशेषता होती है? देखिए, ये जो पादप होते हैं, इनके अंदर जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, फल और बीज, सभी चीजों का विकास हो जाता है। यानी इनमें ये पादप जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, ये पादप जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज युक्त होते हैं। यानी इनके अंदर सारे भाग जो होते हैं पुष्प के, जिनको हम कह सकते हैं, ये जड़, तना, पत्ती जो है, ये तो है कायिक भाग, यानी अलैंगिक भाग, और ये जो है लैंगिक भाग है। तो ये एक ऐसे पादप हैं जिनमें कायिक भाग भी उपस्थित है और लैंगिक भाग भी उपस्थित होते हैं। ये जो इन पादपों को पुष्पोद्भिद, मैंने शुरू में कहा पुष्पोद्भिद का मतलब होता है पुष्प उत्पन्न करने वाले पादप के रूप में भी जाना जाता है। और इनमें जो है मुख्य जनन संरचना के रूप में जो है वो पुष्प होता है, इसलिए इनको पुष्पीय पादप भी कहते हैं। अब देखिए, ये अगर हम इनके आवास की बात करें तो ये सर्वव्यापी होते हैं, यानी सभी आवासों में ये पाए जाते हैं। ये लगभग
सभी आवासों में पाए जाते हैं। यानी कुछ सदस्य जल में पाए जाते हैं, कुछ सदस्य जो होते हैं वो एक प्रकार से अधिपादप के रूप में होते हैं। स्थलीय आवास में तो ज्यादातर पादप होते ही हैं। तो कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में हर जगह इस वर्ग का पादप रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही पादप रह सकता है, अलग अलग पादप अलग अलग आवास में रहते हैं और इस वर्ग में इनको रखा गया है। इनमें देखिए इनकी जो संरचना है उसमें बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। ये नहीं कह सकते कि ये छोटे होते हैं या फिर बड़े होते हैं। यानी इसमें सूक्ष्मदर्शी पादप, बुल्फिया, इसमें सूक्ष्मदर्शी पादप बुल्फिया से लेकर विशाल वृक्षनुमा यूक्लिप्टस का मतलब होता है एक तरह से सफेदा, तो जिसकी ऊंचाई जो है यूक्लिप्टस। इसमें सूक्ष्मदर्शी पादप बुल्फिया से लेकर के विशाल वृक्षनुमा पादप यूक्लिप्टस, जिसकी ऊंचाई जो होती है वो 100 मीटर से अधिक होती है। 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पादप रखे गए हैं। यानी इसमें यह नहीं है कि इस वर्ग में ऐसे पादप भी रखें, छोटे ही रखें या बड़े रखें, इसमें ऐसा पादप भी रखा है जिसको माइक्रोस्कोपी से देखना पड़ता है। यानी कौन सा पादप है? बुल्फिया। और ऐसे पादप भी हैं जिनकी ऊंचाई जो है लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा है, वो पादप भी इसमें रखे गए हैं। तो कह सकते हैं कि इस वर्ग के अंदर जो पादप रखे गए हैं उनमें बहुत ज्यादा विविधता जो है वो पाई जाती है। और इस वर्ग के जो पादप होते हैं उनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। यानी इनसे हमको औषधियां भी प्राप्त होती हैं, इनसे हमको दवाइयां यानी खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, दालें प्राप्त होती हैं, फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां प्राप्त होती हैं, तेल की प्राप्ति होती है। यानी आप सब जानते हैं कि पेड़ों से हमको कई चीजें प्राप्त होती हैं। तो इन पादपों का हमारे जीवन में आर्थिक महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके अंदर बीज बनते हैं, फल बनते हैं। अब बीज के अंदर कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें तेल की उपलब्धि भी होती है, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हम खाते हैं दाल के रूप में। साथ में देखिए ये जो पादप होते हैं इनके अंदर जो बीज पत्र पाए जाते हैं, उन बीज पत्रों के आधार पर इन पादपों को 2 कैटेगरियों में बांटा गया है। एक तो होते हैं एक बीज पत्री और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री। ये बीज में बीज पत्रों के आधार पर एक बीजपत्री व ये बीज में बीज पत्रों के आधार पर एक बीजपत्री व 2 द्विबीजपत्री 2 प्रकार के होते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि एक बीजपत्री पादप जो होते हैं और द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनकी बाह्य संरचना और उनकी आंतरिक संरचना में बहुत ज्यादा विविधताएं होती हैं। उनकी जड़ें, तना, पत्तियां, तो ये 2 तरीके से पादपों को इनके अंदर बांटा गया है। इनमें देखिए क्या होता है कि
मुख्य जनन संरचना जो है वो पुष्प होती है, और पुष्प के अंदर बाह्य दलपुंज होते हैं, दलपुंज है, पुमंग है, जायांग है। इसमें क्या होता है कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज ये दोनों पुष्प के सहायक भाग होते हैं, ये जनन में हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन जो पुमंग है उसमें पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर पौधे के नर जनन भाग होते हैं, जबकि स्त्री केसर वाला भाग यानी जायांग का प्रत्येक भाग अंडप कहलाता है, और अंडप जो होता है वो एक प्रकार से मादा भाग होता है। तो ये पुष्प जो होते हैं यानी इन पादपों में हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से लैंगिक जनन जो है वो इन पादपों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से बीजाणुद्भिद संरचना के रूप में होते हैं। इनकी प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होता है यानी एक प्रकार से परागकण बनते हैं या स्त्री केसर वाले भाग में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, तो उस समय अर्ध सूत्री विभाजन होता है, तो ऐसी स्थिति में अगुणित संरचनाओं का निर्माण होता है। साथ में ये जो पादप हैं, इन पादपों में किस तरीके से जीवन चलता है, तो ये आगे हम एक संरचना यानी एक रेखा चित्र के द्वारा इसे बताएंगे कि किस तरह। लेकिन यहां एक एक करके हम दें कि भाई कौन कौन सी संरचना किस प्रकार से होती है। तो इनमें लैंगिक अंग पुष्प होता है। किसी भी पादप में पुष्प का उत्पन्न होना पुष्पन क्रिया कहलाती है, और पुष्प उत्पन्न होने के मतलब है कि उसमें अब लैंगिक प्रवस्था की शुरुआत हो गई है। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य दलपुंज, यह पुष्प का सबसे बाह्यतम भाग होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। यह मुख्य रूप से हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। इसके द्वारा पुष्प के आंतरिक भागों को सुरक्षित बनाए रखा जाता है। यह जनन क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं देता है। ये बाह्यदल जो होते हैं इनकी संख्या अलग अलग पादपों के पुष्पों में अलग अलग होती है। जब ये बाह्यदल आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो उसको संयुक्त दल बाह्यदली कहते हैं, और जब ये बाह्यदल एक दूसरे से अलग होते हैं तो इन्हें पृथक बाह्यदली कहते हैं। और ये बाह्यदल भी कई प्रकार की आकार और आकृतियों वाले होते हैं। इनकी आकार आकृतियों के आधार पर पुष्पों में विविधता देखी जाती है, और ये प्रत्येक जाति के पुष्प की अपनी विशिष्टता होती है। दूसरा जो भाग होता है वो है दलपुंज। इसको अंग्रेजी में इसको बाह्यदल को तो कैलेक्स कहते हैं और दलपुंज को कोरोला कहते हैं। ये दलपुंज जो होते हैं ये रंग युक्त एवं गंध युक्त होते हैं, पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। इनके अंदर ये जो विभिन्न प्रकार की आकृति होती है उसके आधार पर हम पुष्पों को पहचान सकते हैं। ये जनन भागों को अंदर सुरक्षित बनाए रखने का काम करते हैं। साथ में इनके अंदर जो रंग और गंध होती है वो कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करने का कार्य करती हैं। ये दल जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसको संयुक्त दली कहते हैं, और जब ये अलग अलग होते हैं तो इनको पृथक दली कहते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात ये एक प्रकार से सहायक पुष्प के भाग होते हैं। इनको कहते हैं सहायक जनन भाग कहते हैं। अब तीसरा जो भाग होता है वो है पुमंग। ये पुमंग जो है वो पुंकेसरों के समूह होते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। प्रत्येक पुंकेसर की संरचना में 2 भाग होते हैं, एक होता है परागकोश और एक होता है पुतंतु। परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। ये पराग कण जो होते हैं वो एक प्रकार से नर युग्मकोद्भिद की पहली पीढ़ी होती है, और इस पराग कण का
परागण की क्रिया के द्वारा स्त्री केसर वाले भाग तक स्थानांतरित होता है। ये परागकण जब अंकुरित होते हैं तो इससे नर युग्मक बनते हैं, अर्थात ये पुष्प का नर जनन भाग होता है। चौथा जो भाग है वो है जायांग, इसे गाइनोसियम कहते हैं। ये पादप के पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इस जायांग के अंदर स्त्री केसर वाले भाग होते हैं जिनको अंडप कहा जाता है। और ये जो अंडप होते हैं, इसके प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, और सबसे नीचे का जो आधारी भाग होता है वो है अंडाशय। इसमें अंडाशय वाला जो भाग होता है उसमें बीजांड उपस्थित होते हैं, और बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। इसको हम आगे डिटेल में और बताएंगे आगे। यहां एक बार पुष्प के चारों भागों के बारे में बता रहे हैं, और इसके अंदर मादा युग्मकोद्भिद जो संरचना बनती है उसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है। तो ये पुष्प के 4 भाग हैं। तो ये वाला जो भाग है ये तो है नर जनन, नर जननांग है, और ये है मादा जननांग। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये जो पादप होते हैं, इन पादपों में चारों चीजों की जब उपस्थिति होती है तो उस पुष्प को पूर्ण पुष्प कहा जाता है, कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। और अगर 4 में से एक भाग भी नहीं है तो इसको कहते हैं अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जब दोनों ही भाग उपस्थित होते हैं, पुमंग और जायांग, तो वह पुष्प कहलाता है द्विलिंगी, क्योंकि इसमें दोनों ही जनन संरचनाएं उपस्थित होती है। और ज्यादातर पादपों के पुष्प जो होते हैं उनमें दोनों ही संरचनाओं की उपस्थिति होती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पादप के पुष्प में पुमंग किसी एक पादप पर है और जायांग दूसरे पादप पर है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा पादप जो है वो एक लिंगी पादप कहलाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में इनमें स्वपरागण नहीं होता है, पर परागण की क्रिया इनके अंदर पाई जाती है। तो ये 4 भाग हैं। इन चारों भागों का होना, अब देखिए इसके अलावा पुष्प के और भी भाग होते हैं, जैसे पुष्पासन होता है, सैपत्र होता है, पुष्प व्रंत होता है, इसके अलावा अनुपर्ण होते हैं, यानी कई और भी भाग हैं जो इस पुष्प के सहायक या अन्य भागों में आते हैं। लेकिन ये 4 जो भाग होते हैं ये आवश्यक भाग होते हैं जिनका पौधे के अंदर होना या पुष्प के अंदर होना आवश्यक होता है। अब देखिए इसमें ये जो पुमंग का एक भाग कहलाता है पुंकेसर। पुंकेसर की संरचना इस प्रकार की होती है। इसमें होता है परागकोश, यह है पुतंतु। इस परागकोश को भी अगर काट के देखें तो इसमें होती है परागपाली। इसमें ये होते हैं ये परागपाली, परागकोश, या यूं कह सकते हैं इनको, ये लघु बीजाणुधानी कहलाती है। इनमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये लघु बीजाणु से ही परागकण बनते हैं, परागकण बनते। ठीक है, तो इस तरह से पुमंग की संरचना होती है। अब आता है स्त्री केसर वाला। देखिए स्त्री केसर वाला यानी जायांग, जायांग का एक भाग कहलाता है अंडप, और प्रत्येक अंडप की संरचना इस प्रकार की होती है। देखिए आपने पहले भी पढ़ी होगी। ये वाला भाग जो है वो वर्तिकाग्र कहलाता है, ये भाग वर्तिका है, और ये वाला भाग अंडाशय है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये हम आवृतबीजी पादपों के
बारे में पढ़ रहे हैं और यही हमको आगे भी पढ़ने हैं। तो जितना हम 11वीं क्लास में सीख लेंगे आपको 12th क्लास में उतना ही फायदा मिलेगा, क्योंकि 12th क्लास का दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम ही है आवृतबीजी पादपों में जनन, यानी किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं और वो कैसे जनन करती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ शेष बातें जो और रह गई हैं उनको हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके। और आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।